किरण अपनी माँ गंगा और भाई अंश के साथ रहा करती। वैसे तो किरण एक बहुत ही अच्छी लड़की होती है, लेकिन बस उसकी एक ही खराब आदत होती है, वो है हर काम में आलस दिखाना, हर काम में देरी करना। उसे सबसे ज्यादा परेशानी होती है सुबह नहाने में। देर से उठने की वजह से एक दिन वो बिना नहाए ही ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है और नाश्ता करने के लिए जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि उसकी माँ और भाई दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं। क्या माँ, जब नाश्ता करने के लिए दोनों बैठ गए थे तो मुझे भी आवाज लगाने में क्या आपका गला दुख रहा था? अपने बेटे को तो बुलाकर उसे गर्मा गर्म खिलाती हो, बेटी जाए भाड़ में, है ना? इसमें बुलाने की क्या बात है? अपने घर में भी लोगों को आवाज दे के थोड़ी बुलाया जाता है। तू अलग महारानी है क्या जो तुझे मैं आवाज दे के बुलाऊं? अरे तो एक बार आवाज लगाकर बता देती ना आप मुझे कि बेटी खाना लग गया है, आजा खा ले। देख, ड्रामे तो कर मत, चुपचाप से आकर खाना खा ले। और अगर इतना ही गर्म खाना खाना होता है ना तो टाइम से उठ के नहा धोकर आ जाया कर। माँ, इतनी ठंड हो रही है, इस ठंड में सुबह सुबह मुझसे तो नहीं नहाया जाएगा, तो मैं क्या करूँ? माँ, डरपोक लोगों की निशानी होती है। मुझे देखो, मैं नहा धोकर बैठा हूँ और एक ये है जो नहाने के नाम पर इसको मौत आने लगती है। अरे इसका तो कुछ नहीं हो सकता। तू तो अपना मुंह ही बंद रख। जिस दिन मेरी तरह काम करने लग गया ना बाहर जाकर, उस दिन पता चल जाएगा हर चीज में कितना स्ट्रगल है। उसे क्यों सुना रही है तू? सही तो कह रहा है वो तो तुमसे छोटा है, लेकिन तुझसे कई ज्यादा समझदार है। और ठंड तो अब आ ही गई है, तो तू गर्मी में ही कौन सा नहा लेती थी? तो एक काम करना, अभी भी तो रात में ही नहा कर सोया कर, इससे तेरा सुबह का काम खत्म हो जाएगा। इसी बहस के बीच किरण फटाफट से नाश्ता करती है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ किरण अपनी माँ के कहे अनुसार ठंड होने के बाद भी रात के समय नहाना शुरू कर देती है। इस बात से अनजान गंगा एक रोज रात के समय किरण के लिए दूध लेकर उसके कमरे में आती है। तभी वो किरण के बालों में टॉवल लपेटे हुए बाथरूम से बाहर निकलते हुए उसको देखती है, जिसे देखकर गंगा कहती है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है ना? ठंड के समय इतनी रात में कौन नहाता है? बीमार होना है क्या? माँ, मुझे जीने तो दो कैसे भी करके। ना नहाओ तब भी सुनाती हो, नहा लो तब भी सुनाती हो। आखिर करूँ तो मैं क्या करूँ जिससे आपको शांति मिले? अब गुस्सा ना करें। अब क्या बताऊं मैं तुझे? लगता है जहाँ पागलों की लाइन लगी थी ना, वहाँ सबसे आगे तू ही लगी थी। मूर्ख लड़की, मैंने तुझे सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करने को बोला था, जैसे सब करते हैं, ताकि तेरा काम समय से पूरा हो जाए। तुझे ऐसे भागम भाग नहीं करनी पड़ती। माँ, आपने ही तो बोला था कि अगर तू सुबह नहीं नहा सकती है तो रात में नहा कर सो जाया कर, सुबह का काम खत्म हो जाएगा, जैसे गर्मी में किया करती थी। अब आप ही भूल गई। ये तो बहुत गलत बात है माँ आपकी। गंगा और किरण आपस में बहसी कर रही होती हैं कि तभी अंश वहाँ पर आता है और किरण को इतनी रात में नहाया हुआ देखकर हंसते हुए कहता है, लो माँ, आपकी बेटी के पागल होने में बस यही कमी थी कि ठंड के समय में लोग रजाई से पाँव बाहर नहीं निकालते, और ये महारानी नहा धोकर खड़ी है। जो काम सुबह करना चाहिए वो रात को कर रही है। भगवान जाने आगे क्या ही होगा इसका। मैं भी तो यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना बेटा, लेकिन इतना अपना तो दिमाग चलता ही नहीं है कि कब कहाँ क्या करना है। हमेशा उल्टे सीधे काम ही करती है तू। हाँ ठीक है, मैं जो कर रही हूँ ना अपने लिए कर रही हूँ। मुझे किसी को सफाई देने की ना कोई जरूरत नहीं है। मुझे रात में नहाकर सोना अच्छा लगता है, बस बात खत्म। हाँ ठीक है, नहाओ नहाओ, आराम से नहाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। और माँ, आप ना चुप हो जाइए, ये जो कर रही है इसे करने दीजिए। वैसे भी हर इंसान का टाइम होता है। अब इसका टाइम अच्छा चल रहा है तो ये बीमार नहीं पड़ रही, जब बुरा आएगा तो बीमार पड़ ही जाएगी। आप चलिए मेरे साथ, छोड़िए इसे। अंश इतना कहकर अपनी माँ गंगा को लेकर वहाँ से चल पड़ता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ किरण को रोज रात में नहाने की आदत पड़ जाती है। सबके लाख समझाने के बाद भी वो किसी की नहीं सुनती। ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है और समय के साथ किरण की शादी एक आदित्य नाम के लड़के से हो जाती है और वो शादी करके ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन किरण की रात में नहाने वाली आदत में कोई बदलाव नहीं आता। समय बीतता है। तभी एक रोज रात के समय किरण नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और जैसे ही वो गीजर ऑन करती है कि तभी गीजर का वायर शॉर्ट हो जाता है। पर वो जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर उसका पति आदित्य वहाँ पर आता है और गीजर से निकलते हुए धुएं को देखकर घबराते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ। वो अचानक से गीजर का तार शॉर्ट हुआ तो मैं डर गई थी। अब ये गीजर ठीक नहीं होगा। तुम भी कैसी बातें कर रही हो? अब इतनी रात में मैं इलेक्ट्रिशियन कहाँ से बुलाऊंगा?
तुम वैसे गीजर के साथ कर क्या रही थी इतनी रात में? वो जी मुझे ना रात में नहाकर सोने की आदत है, तो मैं गीजर ऑन कर रही थी और तभी रात में नहाकर सोने की आदत? रात में तो लोगों को मीठा खाने की आदत होती है, आइसक्रीम खाने की आदत होती है, लेकिन नहाकर सोने की आदत तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्या विचित्र प्राणी हो तुम। अब मैं क्या करूं, रोज रात में नहाती थी तो पता नहीं कैसे आदत ही बन गई। अब आदत बन गई तो इसे सुधारो। रात का समय नहाने के लिए नहीं होता, बल्कि सुबह नहाया जाता है। लेकिन मुझे तो अभी नहाना है, मैं बिना नहाए नहीं सो पाऊंगी। तुम अजीब हो यार। मैं कह रहा हूँ कि तुम इस आदत को सुधारो। तुम सुधारने की बजाय और इसे बढ़ावा दे रही हो। चलो चुपचाप से चलकर सो जाओ, कोई नहाने की जरूरत नहीं है। आदित्य इतना कहकर किरण को वहाँ से लेकर चला जाता है। रात में नहाने की आदतों की वजह से किरण को काफी देर तक तो नींद भी नहीं आती। वो इधर उधर करवट बदलती रहती है। बहुत देर तक जब उसे नींद नहीं आती तो वो जाकर ठंडे पानी से ही नहा लेती है और आकर बिस्तर पर लेट जाती है। तभी किरण के बर्फ जैसे ठंडे पैर जाकर आदित्य के पैर से टच हो जाते हैं और वो रजाई फेंक कर उछलकर बेड से खड़ा हो जाता है। तभी किरण हंसते हुए बोलती है, क्या हुआ जी, किसी कीड़े ने काट लिया क्या आपको, जो ऐसे उछलकर खड़े हो गए आप? चिंता मत करिए, वो मेरे ही पैर है। सच में आप तो कितने डरपोक हो। यार तुम्हारे पैर कितने ठंडे हैं, बिल्कुल करंट मार रहे हैं। तुम इतनी देर से लेटी हो बिस्तर में फिर भी। वो क्या है ना, मुझे बहुत देर से नींद नहीं आ रही थी तो मैं जाकर ठंडे पानी से नहा ली। तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हें कुछ देर पहले ही कहा था कि नहाना नहीं है रात में, ये आदत सुधारो, और तुम जाकर नहा कर आ गई, वो भी इतने ठंडे ठंडे पानी से। हद है यार, मैं तो परेशान हो गया हूँ रात में नहाने वाली इस बीवी से। आदित्य इतना कहकर दोबारा सो जाता है। अब किरण को आदित्य की नाराजगी से तो कोई मतलब था नहीं। वो तो थी मस्त, रोज रात में नहा कर आती और सो जाती। ये देखकर आदित्य को बहुत गुस्सा आता, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसे कई बार समझा चुका था। लेकिन किरण के कान पर कहाँ जू रेंगने वाली थी। ऐसे ही धीरे धीरे करके किरण की तबीयत खराब होने लगी। खांसी जुकाम ये उसे परमानेंट ही रहने लगा। एक दिन की बात है, किरण काफी परेशान होकर बैठी होती है। क्या बात है बहू, तू ऐसे सर पकड़ के क्यों बैठी है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ जी, मेरे सर में और पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, आंखों से पानी भी आ रहा है। बहू ठंड भी तो ज्यादा हो गई है ना, इस वजह से ना तेरी तबीयत खराब हो गई है। रुक तू, मैं तेरे लिए ना एक हल्दी वाला दूध बना के लेकर आती हूँ। कुसुम इतना कहकर रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद किरण के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है, जिसे पीकर वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। तभी आदित्य ऑफिस से घर आता है और अपने कमरे में जाता है, जहाँ किरण को सर पकड़े हुए देखकर उससे कहता है, क्या बात है, आज किसी को नहाना नहीं है क्या? सुनिए जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। रोज रात में नहाने की वजह से मेरा पूरा बदन टूट रहा है। खांसी जुकाम सिर दर्द सब हो गया। किरण, मैं कितने दिन से यही सब तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, ऐसे नहाना सही नहीं है, लेकिन तुम कहाँ किसी की सुनती हो। तुम्हें तो रोज रात में नहाना ही है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, अब से मैं कभी भी रात को नहीं नहाऊंगी। चलो अच्छा है, माँ के पता लगने से पहले ही तुम्हें यह एहसास हो गया कि तुम गलत कर रही हो। अगर माँ को पता चलता तो फिर तो तुम्हें पता है कि तुम्हें अभी माँ से हल्दी वाले दूध की जगह ताने मिल रहे होते। अपनी बिगड़ी हुई हालत देखकर और अपने पति की बात सुनकर किरण डर जाती है और इसके बाद वो अपने पति की बात मानने लगती है और ना मानने के लिए उससे माफी भी मांगती है। साथ ही रात में नहाने वाली आदत को भी सुधारने की कोशिश करने का वादा करती है। वक्त के साथ वो इस आदत को सुधार लेती है और सुबह नहाकर अपने सारे काम करती है। गीता बहुत ही लालची औरत थी और वो अपने पति नीलेश के साथ एक छोटी सी बस्ती में रहती थी। एक दिन उसका पति काम से घर आता है और खाने के लिए मांगता है। गीता, हमें ना आज बहुत भूख लगी है, हम कहीं बाहर चले गए थे जिसके कारण लंच नहीं खा पाए। तो फिर आपको बाहर से कुछ खाकर आना चाहिए था। घर में गैस और राशन दोनों ही खत्म हो गया है। अब आप ही बताओ कि मैं आपको खाने के लिए क्या दूं? तो कुछ भी खाने को नहीं है क्या? हमें खाना खाना है, हमें भूख लगी है, हमारी जान निकली है भूख से। सिर्फ सूखे चावल बने हुए हैं, आप कहीं तो तेल चावल नमक दे दूं? हाँ वही दे दो, हम वही खा लेंगे, लेकिन अब हमसे ना कोई भी काम ना बिना कुछ खाए नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। गीता रसोई में जाती है और नीलेश के लिए चावल तेल और नमक लेकर आती है और उसे दे देती है। नीलेश वही सूखा चावल खाकर गैस भरवाने और राशन लेने के लिए चला जाता है। दिन यूं ही बीतते हैं
तभी एक दिन मोहल्ले में साड़ी वाला साड़ी बेचने के लिए आता है और औरतें उसके पास खड़ी होकर साड़ी ले रही होती हैं, जिसे देखकर गीता अपने मन में बोलती है, कितनी सुंदर साड़ी है, देखकर मन कर रहा है मैं भी ले लूं, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है, वरना मैं भी इन लोगों के साथ मिलकर साड़ी ले लेती। अगर साड़ी इतनी पसंद है कि उससे नजर नहीं हट रही है तो ले क्यों नहीं लेती हो? मेरे पास पैसे नहीं है तो कहाँ से ले लूं? पैसे होते तो सोचने में इतना समय बर्बाद नहीं करती। मेरे रहते हुए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अभी दिलवा देती हूँ साड़ी। अमृता, तू यहाँ कब आई? कैसी है तू? जब तू साड़ी वाले के ख्यालों में खोई हुई थी तभी मैं आई थी। मैं ठीक हूँ, पहले चल साड़ी लेकर आते हैं। नहीं यार, छोड़ना, कोई बात नहीं, मैं कभी और ले लूंगी। नहीं, अभी का मतलब अभी लेंगे हम। अमृता इतना कहकर गीता को साड़ी वाले के पास ले जाती है और उसे एक अच्छी सी साड़ी दिलवा देती है। गीता उस साड़ी को पहनकर तैयार होती है, तभी नीलेश वहाँ आ जाता है। अमृता नीलेश को पहली नजर में देखकर ही पसंद कर लेती है और बोलती है, गीता ये कौन है? मिलवाएगी नहीं? हाँ बिल्कुल, ये मेरे पति हैं। तू शादी में नहीं आई थी इसलिए तुझे पता नहीं चला। तेरे पति तो बहुत हैंडसम है, लगता ही नहीं है कि ये तेरे पति हैं। अच्छा, कहीं तुझे मेरे पति पसंद तो नहीं आ गए ना? वैसे पसंद तो आ गए हैं, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, ये तो पहले ही बुक हो गए हैं। आप लोग कैसी बातें कर रही हो, थोड़ी तो शर्म कीजिए। नीलेश जी, आप ज्यादा मत सोचिए, इसकी आदत है मजाक करने की और कुछ नहीं। चलिए अब मैं चलती हूँ, आप लोग बातें करिए, मुझे आए हुए बहुत देर हो गई है, फिर कभी आऊंगी। अमृता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। दिन यूं ही बीतते हैं और वो आए दिन किसी न किसी बहाने गीता के घर आया जाया करती थी और नीलेश से मिलती रहती थी और पैसों के प्रति गीता के लालच का फायदा उठाकर एक दिन वो गीता को अपने बड़े से घर में लाती है। अमृता, तेरा इतना बड़ा घर है, मैंने तो ऐसा घर बस फिल्मों में ही देखा था। लेकिन इतना बड़ा घर होने का फायदा भी क्या है? रहना तो मुझे अकेले ही पड़ता है, मेरा तो कोई नहीं है। तू ऐसा क्यों बोलती है? मैं हूँ ना तेरे साथ। हमेशा कहाँ है यार तू? वैसे हम हमेशा के लिए एक साथ हो सकते हैं, अगर तू चाहे तो। हाँ बता ना, मुझे क्या करना होगा, मैं सब करूँगी जो तू बोलेगी। अपने पति के साथ मेरी शादी करवा दे, मुझे तेरे पति बहुत पसंद है। उसके बाद हम दोनों एक साथ ही रहेंगे, ये घर भी तेरा, मेरे सारे पैसे भी तेरे, बस तू आराम से रह सकती है इस घर में, जो चाहे वो खरीद सकती है। अमृता, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें किसी के साथ नहीं बांट सकती। मैं तुझे कुछ भी बांटने को नहीं बोल रही हूँ, बल्कि तुम लोगों को अपने साथ इतने बड़े घर में रहने के लिए बोल रही हूँ। सोच ले, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुझे, तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अमृता की बातें गीता के मन में घर कर जाती हैं और गीता लालच में आ जाती है और अपने पति को अपनी कसम और झूठी बीमारी की बात बोलकर उसकी शादी अपनी अमीर दोस्त अमृता के घर में करवा देती है। अपने पति के साथ उसी घर में रहने लगी थी, लेकिन नीलेश इस बात से अनजान था। अपनी शादी के बाद पहले दिन अमृता सोकर उठती है और गीता को आवाज देती है, गीता कहाँ हो तुम? मेरे लिए चाय लेकर आओ एक कप, जल्दी से प्लीज। लो महारानी, चाय आपके लिए, और कुछ चाहिए? अरे वाह, कौन सी ट्रेन पकड़ के आई थी तुम, जो मेरे बोलते ही चाय लेकर आ गई? मैंने कोई ट्रेन नहीं पकड़ी, मैं चाय लेकर आ रही थी, तब तक तुमने आवाज दे दी तो मैं चाय लेकर हाजिर हो गई। ये तुमने अच्छा किया, इस बात पर तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए। मेरी अलमारी में पैसे रखे होंगे, निकाल लो, जो फूल माला वाली आएगी उसे दे देना और जो बचेगा उसे खुद रख लेना। हाय, कितने दिन बाद मुझे पैसे देखने को मिलेंगे। आज तो लगता है किसी अच्छे इंसान की शक्ल देखी होगी, तभी आज मुझे इतने पैसे मिलेंगे। तुम्हें सुनाई दिया कि नहीं? मैंने कुछ कहा है तुमसे, जवाब तो दो। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारी कही हुई सारी बातें सुनाई दी और तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, तुम जाकर तब तक काम जो बोला है वो कर लो। अमृता इतना कहकर बाथरूम में चली जाती है और गीता उसकी अलमारी से पैसे निकालकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ फूलमाला वाली आती है। अमृता अपनी पसंद का पति पाकर खुश थी और गीता पैसे और बड़ा घर पाकर, लेकिन जब वो अमृता को अपने पति के करीब देखती है तो उससे बोलती है, देखो तुम मेरे पति से दूर रहो, इन पर सिर्फ मेरा हक बनता है, ये मेरे पति हैं। शायद तुम भूल गई हो गीता, ये मेरे भी पति हैं, तो इन पर मेरा भी तो हक बनता है। इसीलिए तुम जाओ अपना काम करो और मुझे मेरे पति के साथ थोड़ा समय बिताने दो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं जहाँ जाऊंगी मेरे पति मेरे साथ जाएंगे।
मैं सही बोल रही हूँ ना नीलेश जी? नहीं गीता, अब आप दोनों हमारी पत्नी हो और हमारा फर्ज बनता है हम किसी के साथ कोई भेदभाव ना करें। और आप हमसे प्यार ही कहाँ करती हो? अगर आपको हमसे प्यार होता तो आप पैसों के लिए अपनी अमीर दोस्त से हमारी शादी नहीं करवाती। और जब आपने ये सब किया है तो आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आज अमृता का यानी कि आपकी अमीर सौतन का पहला दिन है उसके ससुराल में, तो उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। नीलेश जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने ये सब आपके और अपने लिए किया है ताकि हम सब एक साथ खुशी से रह सकें। और आपको क्या लगता है हमने आपकी बात आपके कसम के कारण मानी है? नहीं, हमने आपके बीमारी के कारण आपकी बात मानी है। और आप जब ठीक हो जाओगी ना तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे पहले जैसा, लेकिन तब तक तो हमें अमृता के साथ रहना होगा। नहीं नीलेश जी, आपकी शादी मुझसे हुई है और मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। आपकी पत्नी मैं हूँ, ये नहीं। इसे तो मैंने इस घर में बस इसलिए रखा था क्योंकि आप इसे यहाँ रखना चाहते थे, वरना मैं इसे कभी भी हम दोनों के करीब नहीं आने देती। नहीं अमृता जी, मैं गीता को नहीं छोड़ सकता। मैं गीता से बहुत प्यार करता हूँ। इसने जो कुछ भी किया है हमारी भलाई के लिए किया है, इसी के खातिर हमने इसकी बात मानी है। तुम पागल हो गए हो और कुछ नहीं, क्योंकि इसने जो किया है वो सिर्फ अपने लिए किया है। हाँ, मैंने इसे शादी करने के लिए पैसे का लालच जरूर दिया था, लेकिन इसकी तरह आपके जज्बातों के साथ कभी नहीं खेला। हम कुछ समझे नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? गीता ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उसके बारे में ये सब कह रही हो? सच सच बताइए, हमें सच जानना है। यही कि गीता बहुत ही लालची औरत है, ये कोई बीमार नहीं है। इसने सिर्फ आपसे शादी के लिए हाँ करवाने के लिए आपसे झूठ बोला था, ये बिल्कुल ठीक है। इसका बीमार होना एक नाटक था। अमृता के मुंह से गीता की सच्चाई जानकर नीलेश को बहुत धक्का लगता है और वो गीता को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला करता है। अमीर सौतन का उसके ससुराल में पहला दिन गीता के ससुराल में उसका आखिरी दिन बन जाता है और नीलेश की नाराजगी के बाद गीता हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।